हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अब तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से चर्चा कर लिया है ना। अब जो बारी है हमारी वो है क्रोमोसोम की, और क्रोमोसोम जैसे ही खत्म हो जाता है तो तुम्हारा ये चैप्टर भी एकदम कंप्लीट हो जाता है ना बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। तो उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं, वहीं से आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो देखो जरा ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना एक एक चीज को। देखो, ध्यान से देखो, ये है तुम्हारे पास हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बोले तो, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर बोले तो 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ है तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर का जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव है। वो कैसे पॉजिटिव है? बिकॉज ऑफ देयर एमिनो एसिड रेजिड्यूज। ठीक है, वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। किससे बने होते हैं ये पूरे टोटल हिस्टोन प्रोटीन जो है? ये बने होते हैं एमिनो एसिड और लाइसिन और आर्गिनाइन रिच एमिनो एसिड से। तो जो कि पॉजिटिव चार्ज को शो करते हैं, है ना, यहाँ पर। ओके, जिनके वजह से इनका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या है बच्चों? रैप्ड है ना। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इनके ऊपर, इन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रैप्ड है। पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये देखो, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए को मैं रैप कर रहा हूं, ये रैप कर रहा हूं। ठीक है, ये रैप हो रहा है नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। डीएनए को रैप कर दिया। अब जरा समझना, इतना स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम कहला जाएगा। कोई दिक्कत? इसको कोई प्रॉब्लम? इतने से स्ट्रक्चर को भी मैं क्या बोलूंगा? इतने सेगमेंट को, इसको भी मैं न्यूक्लियोसोम बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानोगे। इसको भी मैं न्यूक्लियोसोम बोल सकता हूं, तुम बुरा नहीं मानोगे। इसको भी न्यूक्लियोसोम बोल सकता हूं, तुम बुरा नहीं मानोगे। और इसको भी न्यूक्लियोसोम बोल सकता हूं, तुम बुरा नहीं मानोगे। ठीक है, मैं इन सबको न्यूक्लियोसोम बोल दिया, तुमने बुरा नहीं माना। ठीक है सर, ओके। ओके, अब क्या मैं, जब मैं न्यूक्लियोसोम से बना हुआ एक थ्रेड बना लूंगा, उस थ्रेड को मैं क्रोमैटिन बोल दूंगा, तो तुम बुरा मानोगे क्या? नहीं मानोगे। ठीक है, क्योंकि क्रोमैटिन ही बोलते हैं। ठीक है, यही है बच्चों तुम्हारा क्रोमैटिन और न्यूक्लियोसोम। और जब मैं क्रोमैटिन को हाईली कॉइल्ड करवाऊंगा बच्चों, क्रोमैटिन को जब मैं हाईली कॉइल्ड कराऊंगा, तो तुम्हारा एक कंडेंस्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो कहलाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज बेसिकली हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के लिए, क्रोमोसोम को बनाने के लिए, क्रोमैटिन के हाईली कॉइल्ड करने के लिए, क्रोमैटिन को हाईली कॉइल्ड करने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ती है? तुम्हें जरूरत पड़ती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की। क्या समझ में आई बात? ये एनएचसी प्रोटीन जब रहेगा तभी जाके ये क्रोमैटिन क्या होगा बच्चों? हाईली कॉइल्ड होगा। और जैसे ही हाईली कॉइल्ड हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। कंडेंस्ड जब हो जाएगा तो तुम्हारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेसिकली क्रोमोसोम इज अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। और ये एनएचसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल क्रोमोजो ओके क्रोमो सोमल प्रोटीन। प्रोटीन, क्या समझ में आया बच्चों? ये था हमारा याद करने वाला, पुराने कॉन्सेप्ट से मैं तुमको ये बताया। ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहां पर, देखो तो क्रोमोसोम को अब स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोसोम का पहला पॉइंट तो हमने देख लिया, क्या है? कि इट इज अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। दूसरी बात, तुम क्रोमोसोम को पता है कब देख सकते हो? जब जब सेल डिवाइड कर रहा हो। जब सेल डिवाइड कर रहा हो तभी तुम उसको देख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें तब नहीं दिखेगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, जब सेल एक स्टेबल फॉर्म में, तब तुम्हें नहीं दिखेगा। जब सेल डिवाइड कर रहा है तभी दिखेगा। और ऐसा कौन सा फेज है जब सेल डिवाइड नहीं करता है सेल डिवीजन के अंदर? वो कहलाता है, वो फेज कहलाता है इंटरफेज। इंटरफेज, तो इंटरफेज का जब टाइम रहेगा, तो उस टाइम पर तुम्हें सेल ये क्रोमोसोम नहीं डिवाइड, क्रोमोसोम तुम्हें ये नहीं दिखेगा, ये तुम्हें विजिबल नहीं दिखेगा। ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात कि सर
तो अभी अभी आपने बोला कि जब डिवाइड होगा तभी हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे तो सेल डिवीजन के अंदर बहुत सारे फेज होते हैं, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा, ऐसा कौन सा इनमें से होगा टाइम जिस समय तुम बेस्ट स्टडी कर सकते हो? कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल है, वो है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज पर तुम सबसे अच्छे तरीके से क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हो, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इस टाइम पर क्रोमोसोम जो रहता है दे आर एट देयर मोस्ट कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड स्टेज। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? पानी पी लेता हूं जरा, उसके बाद बताता हूं बच्चों, ठीक है। ओके, सो ये तीन बातें मैंने तुम लोग को बताई। पहली बात कि क्रोमोसोम इज द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। दूसरी बात, दैट इट इज नॉट विजिबल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ सेल, ठीक है, डिवीजन। और तीसरी बात, दैट इट इज बेस्ट स्टडीड एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। क्यों? बिकॉज क्रोमोसोम आर एट देयर मोस्ट कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड स्टेज। क्या समझ में आई बच्चों बातें? ठीक है, ये तीन बात। अब आ जाता है जीनोम और मियोसाइट का कॉन्सेप्ट। इसको समझना बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से देखते रहो बच्चों, ध्यान से समझो। देखो, ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है, राइट, ये है फीमेल। अब मेल के अंदर है कुछ सेल्स, मेल के गोनाड्स में कुछ सेल्स हैं, ठीक है, ओके। मेल जर्म सेल हो गया, इसको तुम मेल जर्म सेल नाम दे दो, मेल जर्म सेल, ओके। और फीमेल के अंदर भी फीमेल जर्म सेल बोल दो, फीमेल जर्म सेल, ठीक है। और ये मेल जर्म सेल कंडीशन है टू एंड डिप्लॉयड कंडीशन है, टू एंड डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है। जब तुमने इन डिप्लॉयड मेल जर्म सेल और डिप्लॉयड फीमेल जर्म सेल में मियोसिस करवाया, ठीक है, क्या करवाया बच्चों? मियोसिस करवाया। इनके अंदर तुमने करवाई क्या? मियोसिस, मियोसिस। तो तुम्हें मिल गया मेल गैमेट हैप्लॉइड नेचर का और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड नेचर का, ठीक है। मेल गैमेट हैप्लॉइड नेचर का और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड नेचर का, ठीक है। सो अब उसके बाद तुमने करवाया, क्या करवाया? उसके बाद तुमने इन दोनों को आपस में फ्यूज करवाया, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। देखो शायद तुमको दिख ना रहा हो, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुई, ओके। फर्टिलाइजेशन जब हुई तब तुम्हारे पास बना टू एन जाइगोट, ठीक है, टू एन जाइगोट बना, ओके। डिप्लॉयड जाइगोट बना। इस डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर, ठीक है, इस डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर एक एन इधर से आया हुआ है, मेल में से आया हुआ है, टू एन है ना यहां पर, देखो फर्टिलाइजेशन में, तो एक एन मेल में से आया हुआ है और एक एन जो आया हुआ है फीमेल में से आया हुआ है, ठीक है। इस एन को मैं पता है क्या बोल दे रहा हूं? ये जो कंप्लीट सेट है मेल का और ये जो कंप्लीट सेट है फीमेल का, इनको मैं जीनोम बोल दे रहा हूं। सो जीनोम इज अ नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम इन अ गैमेट। ये क्या थी बच्चों? मियोसिस होने के बाद क्या बना? ये गैमेट बना, ठीक है। और जिस सेल में हमने मियोसिस करवाया, ठीक है, यानी कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, वो सेल को हम लोग क्या बोल देंगे? वो सेल हमारी हो जाएंगी मियोसाइट। सो मियोसाइट बेसिकली वो टाइप की सेल है, मियोसाइट बेसिकली वो टाइप की सेल है जिसके अंदर हम जब मियोसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? एक हैप्लॉइड गैमेट्स मिल जाता है, ठीक है। और वो सेल हमारे अंदर, हमारे गोनाड्स में प्रेजेंट है, ठीक है, मेल गोनाड्स में और फीमेल गोनाड्स में प्रेजेंट है। उसी के अंदर वो सेल है जिसके अंदर हम मियोसिस जब करवाते हैं तो हमें ये गैमेट मिल जाते हैं, ठीक है, ये गैमेट मिल जाते हैं। और ये जो गैमेट हैं, ये किस चीज को शो करते हैं? ये जीनोम को शो करते हैं। यही गैमेट को हम बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं, इनहेरिट कर देते हैं। तो इसीलिए जीनोम का एक और डेफिनेशन यहां पर है, कंप्लीट सेट एन ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट। इनहेरिट का मतलब क्या है बच्चों? ट्रांसफर। क्या मेरे हिसाब से
ये सारी बातें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है, बिल्कुल आई होंगी, ठीक है। अब आ जाओ, तो देखो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट कितना है बच्चों, डिप्लॉयड है 2n, डिप्लॉयड नेचर का। अब इसमें तुमने क्या करवाया, मियोसिस करवाया। मियोसिस जब करवा दिया तो तुम्हारे पास क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स मिल गया, ठीक है। वो कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का, तो जस्ट आधा। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? सो ये मियोसाइट का कॉन्सेप्ट है और जीनोम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? मैं मिटाने की तो आई थिंक जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ओके, आ जाओ, अब आ जाओ, नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को जरा देखते हैं। तो देखो, इस स्ट्रक्चर से बड़े लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो बड़े ध्यान से इसको देखना। देखो बच्चों, ये है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है तुम्हारी कहलाएगी एक क्रोमैटिड, और ये जो दिख रहा है दूसरा, ये कहलाएगा तुम्हारा दूसरा क्रोमैटिड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, दूसरा क्रोमैटिड। अब मान लो सपोज डेट मैं इसको 1 नाम दे देता हूं और इसको 2 नाम दे देता हूं, तो 1 इज द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ सेकेंड क्रोमैटिड, ठीक है, एंड 2 इज द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ फर्स्ट क्रोमैटिड। क्या इस बात से सहमत हो? तो इसको बेसिकली मैं क्या बोल देता हूं, दीज आर क्रोमैटिड्स, राइट, दीज आर क्रोमैटिड्स। अब क्रोमैटिड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिड है, ये सिंगल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 2 ही है, ठीक है, ये सिंगल भी हो सकती है। कब? एनाफेज और टीलोफेज स्टेज में, और ये 2 हो सकती हैं प्रोफेज और मेटाफेज में। तो तुम इस स्ट्रक्चर को देख के ये बता सकते हो कि ये कौन से फेज की, मतलब कौन से स्टेज की ये क्रोमैटिड है, ये कौन से स्टेज का क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम है तुम्हारा, ये क्रोमैटिड्स है तुम्हारा प्रोफेज या मेटाफेज का, ये बता सकते हो ना भाई। अच्छा, कुछ लोग का देखो किस्सा बताता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग अभी भी जानते हैं, ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर टोटल तुम्हारे पास 4 क्रोमैटिड्स है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। नहीं ना बाबू, अरे नालायकों, ऐसी नत गलती करना यार बच्चों, ठीक है। बहुत सारे, लगभग जो नीट के 15 लाख बच्चे दे रहे हैं ना एग्जाम, उसमें से 4-5 लाख को यही पता होगा अभी तक, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपके 4 क्रोमैटिड्स है, ऐसा नहीं है, 2 क्रोमैटिड्स है बच्चों, ठीक है, मेरे लालो, 2 क्रोमैटिड्स है। तो 2 क्रोमैटिड्स है यहाँ पर, ठीक है, ओके, उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है। कोई दिक्कत? तो क्रोमैटिड आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, ये जो क्रोमैटिड है एक कॉमन स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं सेंट्रोमेयर। सो सेंट्रोमेयर इज द कॉमन स्ट्रक्चर। देखो, ये कॉमन स्ट्रक्चर है सेंट्रोमेयर, रेड कलर से, रेड वाला पूरा पार्ट जो दिख रहा है तुमको, रेड वाला, ये कहलाता है सेंट्रोमर, और इसी को हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर 1 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। 1 डिग्री मतलब क्या, प्राइमरी, ठीक है। अब देखो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की खास बात क्या होती है कि देखो यहां पर जो क्रोमैटिड्स हैं साइड साइड में, ठीक है, इस प्लेस को छोड़ के यहां पर बाकी जगह पर जो क्रोमैटिड्स है वो स्वॉलन है, लेकिन इस पर जो है यहां पर स्वॉलन नहीं है, ठीक है, यहां पर स्वॉलन नहीं है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन इसी को बोलते हैं। तो यहां पर स्वॉलन नहीं है, ठीक है। सो दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है जॉइंट टुगेदर बाय कॉमन स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर कितना है यहाँ पर बच्चों, 1 है। क्रोमैटिड्स कितनी है तुम्हारे पास, 2 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आ जाता है क्या तुम्हारे पास, देखो इस सेंट्रोमेयर के ऊपर, इस सेंट्रोमेयर के ऊपर तुम्हारे पास प्रेजेंट है ग्रीन कलर से, छोटे छोटे ग्रीन कलर से दो छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, काइनेटोकोर प्रेजेंट है। और ये काइनेटोकोर क्या करता है, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर जो है ये इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होता है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के टाइम में इक्वल पोजीशन में लाने का काम करता है, ठीक है। सो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है यही यही काइनेटोकोर, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसी से स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर किस चीज का बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। तो these are 2 protein disc present on the centromere by which spindle fibers attach, ठीक है। so it constitute actual site of attachment of spindle fibers। तो ये हो गई हमारी
इतनी बातें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, और भी बातें हैं, अभी इतने से ही नहीं होगा। देखो, एक सिस्टर क्रोमैटिड में क्या-क्या कंटेंट होगा? एक क्रोमैटिड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या-क्या कंटेंट होंगे? तुम्हारे पास सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होगा, ठीक है? सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होगा, ठीक है? व्हिच इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एंड आरएनए एंड आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है? सो ये तीन चीजें होंगी, सिंगल लॉन्ग थ्रेड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, एनएचसी और आरएनए, ये तीन चीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है? यहां पर एक क्रोमैटिन, एक एक क्रोमैटिड में। सर, डीएनए में तो दो स्ट्रैंड होते हैं, आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड होगा? तो देखो बच्चों, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एक जो डीएनए होता है वो टेम्पलेट रहता है, ठीक है? वो टेम्पलेट रहता है मतलब कि पेरेंटल रहता है, और दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड रहता है, एक डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट रहता है, पेरेंटल रहता है, और दूसरा जो डीएनए स्ट्रैंड रहता है वो कैसा रहता है बच्चों? वो न्यूली सिंथेसाइज्ड रहता है। अरे याद करो कॉन्सेप्ट, देखो ये है तुम्हारा डीएनए, यहां पर अब हम इसका रेप्लिकेशन करवाने की कोशिश करते हैं, तो एक स्ट्रैंड जो रहा ये वाला तो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, और नया स्ट्रैंड जो होगा वो हमारा बनेगा, ये नया स्ट्रैंड हमारा सिंथेसाइज होगा। तो इसी तरीके से तो क्रोमोसोम के अंदर एक स्ट्रैंड जो होगा, ठीक है, वो न्यूली सिंथेसाइज रहेगा, और एक स्ट्रैंड जो रहेगा वो पेरेंटल रहेगा, ठीक है, वो पेरेंटल रहेगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि डीएनए से ही ना क्रोमैटिड बना रहता है, ठीक है, डीएनए की कॉइलिंग से ना। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? तो ये हुई हमारी इतनी बात स्ट्रक्चर में अभी तक, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में तुमको मैंने बता दिया है। देखो, क्रोमोसोम इज कंपैरेटिवली नैरोअर देन रिमेनिंग पार्ट एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमेर, ये बात मैंने तुमको बता दी है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कुछ कुछ क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का भी वैसा ही लोकेशन होगा, मतलब वैसा ही दिखने में जैसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वैसा ही एकदम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा, ठीक है, उसी तरीके से वहां पर भी नैरो हो जाएगा। लेकिन उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं। याद करो, लास्ट लेक्चर में तुमको मैंने बताया था कि एनओआर एक चीज होती है, एनओआर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जहां पर न्यूक्लियोलस अटैच रहता है। याद करो लास्ट लेक्चर बच्चों, मैंने बताया था तुम लोग को एनओआर के बारे में तुम्हें बताऊंगा मैं, ठीक है? देखो यहां पर दिखा हुआ है ना, देखो लास्ट क्लास में, यूजली अटैच टू क्रोमैटिन ऑफ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। सो बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वही तो एनओआर है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वही तो एनओआर है। कोई दिक्कत? उसी पोजीशन से तुम्हारा न्यूक्लियोलस अटैच है। क्या बात समझ में आई बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो बोल दो। लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, लेकिन आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों फटाफट से, ठीक है? अब देखो जरा, नेक्स्ट है सैटेलाइट। तो जो एनओआर के एक्स्ट्रा में जो पार्ट प्रेजेंट होगा, एनओआर के जो एक्स्ट्रा में पार्ट प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोल देंगे सैटेलाइट, सैटेलाइट बोल देंगे, ठीक है, सैटेलाइट बोल देंगे। और उसके बाद आ जाता है टीलोमेयर, टीलोमेयर। तो टीलोमेयर क्या होता है बच्चों? टीलोमेयर में, टीलोमेयर पोलैरिटी एंड पोलर एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल, ये टीलोमेयर इज द पोलैरिटी एंड पोलर एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ टू क्रोमोसोम्स, ठीक है। टीलोमेयर सिंथेसाइज बाय टीलोमरेज एंजाइम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड बिकम्स शॉर्टर ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस, ठीक है। ओके, सो दो क्रोमोसोम को फ्यूजन में प्रिवेंट करते हैं, मतलब प्रिवेंट, इससे बचाते हैं कि ताकि दो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज ना हो जाए, ठीक है, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों, है ना? ठीक है, ओके, राइट। और ये किससे सिंथेसाइज होता है? टीलोमरेज एंजाइम से। नेक्स्ट चीज तुम्हारे पास आ जाती है, इसका स्ट्रक्चर सैटेलाइट और टीलोमेयर का बता देता हूं। तो देखो, रुक जाओ, ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर ध्यान से समझो, रुक जाओ, स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखो फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो, ये देखो, रुक जाओ,
अब देखो ये तो है 1 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन, 1 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ये बना देता हूं, तो ये कहलाई मेरी 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन, ऐसी हो जाएगी 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इस ये 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन से ही क्या अटैच होगा, ये 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन से ही न्यूक्लियोलस अटैच रहेगा। क्या अटैच रहेगा बच्चों, न्यूक्लियोलस अटैच रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस अटैच रहेगा क्योंकि बिकॉज दिस इज अ न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, राइट, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ओके, एनओआर, दिस इज अ एनओआर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा क्रोमोसोमल एंड पॉइंट्स, यानी कि टीलोमरेज, टीलोमेयर। ठीक है, क्रोमोसोमल एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, ठीक है, राइट, which is made by basically which is made by basically telomerase enzyme, and telomerase enzyme is a ribonucleoprotein। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये होते हैं, ये ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, देखो ये एंड पॉइंट मैं बना रहा हूं, दीज आर द एंड पॉइंट टीलोमेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। एक यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, ठीक है, दीज आर द एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये एंड पॉइंट क्या काम करेंगे, ये दोनों दो क्रोमोसोम अगर होगा, कोई और क्रोमोसोम होगा, तो उसको फ्यूज करने में, उसके साथ फ्यूज करने में बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे। क्या समझ में आई बातें, तो ये होता है यहाँ पर इनका फंक्शन। टीलोमेयर भी क्लियर, राइट। आगे बढ़ जाते हैं दूसरी चीज, अब आ जाते हैं कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, और ये हम किस बेसिस पर बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन कहां है, इसके बेसिस पर हम ये बताते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर एकदम मिड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके, ऐसा सब मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में ये सेंट्रोमेयर मिड से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मिड से थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट रहता है, स्लाइटली, स्लाइटली नियर द मिड पॉइंट बोल देंगे, या फिर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिडल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बोल देंगे। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है बच्चों, एक्रोसेंट्रिक में इट इज सब टर्मिनल और लोकेटेड नियर द टिप। देखो ये टिप है और टिप के पास में, जस्ट एकदम टिप के पास में क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है। और टीलोसेंट्रिक में, टीलोसेंट्रिक में तुम्हारा एकदम टर्मिनल टिप पर ही प्रेजेंट रहता है। सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये 4 टाइप के तुम्हारे क्रोमोसोम हो गए। तो बस बच्चों, बहुत दिन से ये चैप्टर चल रहा था और इसी तरीके से ये हमारा चैप्टर आज समाप्त होता है। बिल्कुल आप इसके एकदम क्वेश्चंस कर सकते हो बिना हिचक के, बिना कोई परेशानी के। एक एक क्वेश्चन आप आराम से सारे क्वेश्चंस इसके लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, तो इसलिए मिलते हैं। ये रही इसकी पूरी पीपीटी, मैंने आपको देखो टेलीग्राम आईडी पर मैं डाल दूंगा, इसका नोट्स पूरा टेलीग्राम आईडी पर डाल दूंगा। कुछ दिन का, 1-2 दिन का टाइम दो, मैं पूरे नोट्स डाल दूंगा। और फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ एक ही साथ इतने सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस चैप्टर के, इस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो भी आने वाले होंगे। ठीक है, राइट, ओके, लव यू ऑल बच्चा पार्टी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस कोर्सेस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, लव यू ऑल।